हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HB एजुकेशनल इनसाइट। और आज है हमारा लास्ट पार्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, पार्ट 5 ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, जहाँ पे पूरा चैप्टर आज हम कंप्लीट कर देंगे। बट आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले लेट्स चेक फर्स्ट क्वेश्चन बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज एक्टिव साइट? एक्टिव साइट के बारे में हमने कल पढ़ा था जब हम एंजाइम के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो एक्टिव साइट क्या होता है? सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज रेट? मैं हमने बहुत बार वर्ड रेट का यूज करा था कि रेट इंक्रीज होएगा, रेट डिक्रीज होएगा। तो रेट है क्या एक्चुअली, वो बताना है आपको। एंड क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपन टू एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम? एक्टिवेशन एनर्जी में क्या चेंजेस आते हैं अगर हम पूरे सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट वाले फॉर्मेशन के दौरान एंजाइम को ऐड कर दें। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन बेस्ड हैं आपके प्रीवियस क्लास के। आप जिनमें से भी आपको कोई क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन का आंसर आता है, प्लीज वीडियो को आप एक बार पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके इनके आंसर को आप मेंशन कीजिए। ठीक है, आज की क्लास पढ़ते हैं नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन के साथ शुरुआत करेंगे हम। Each enzyme has a substrate binding site in its molecule. हर एंजाइम के पास सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट होती है ना, जहाँ पे सबस्ट्रेट जाके बाइंड करता है, so that the highly reactive enzyme substrate complex is produced. तो तब देखो, मैंने कल भी आपको बताया था कि एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट आगे जाके क्या बनाएगा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आगे बढ़ते। द कॉम्प्लेक्स इज शॉर्ट लिव एंड डिसोशिएटेड इनटू इट्स प्रोडक्ट एंड द अनचेंज एंजाइम एंड देन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ये पूरा का पूरा क्या है, जो पूरा का पूरा अभी तक लिखा हुआ, ये पूरा इसमें, ये जो आपको डायग्राम दिखा रखा है, डायग्राम नहीं, एक टाइप का रिप्रेजेंटेशन दिखा रखा है, इसमें शोन है। क्या होता है, पहले एंजाइम आता है, सबस्ट्रेट से बाइंड करता है। सबस्ट्रेट क्या है? जिसको आगे जाके रिएक्शन कैरी आउट करनी है, जिसको आगे जाके प्रोडक्ट में चेंज होना है, दैट इज योर सबस्ट्रेट। ठीक है, केमिस्ट्री में हम सबस्ट्रेट को यूजुअली रिएक्टेंट के नाम से बुलाते हैं। तो क्या कह रहा है कि एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट आगे जाके क्या बनाएगा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। यूजुअली क्या होता है? शॉर्ट लिव्ड होता है, ज्यादा ऐसा लॉन्ग शॉर्ट लिव्ड का मतलब ड्यूरेशन कम रहती है इसकी। और फिर वो बोल रहा है कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स आगे जाके किस में चेंज हो जाता है? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में। जैसे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ES कॉम्प्लेक्स शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, ये भी EP कॉम्प्लेक्स भी कैसा होता है? शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। और फिर लास्ट में जाके क्या हो जाता है? एंजाइम वैसे का वैसे रिलीज हो जाता है और प्रोडक्ट सबस्ट्रेट था जो प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। एक बात बार बार इसमें बोली गई है, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताई थी कि जो एंजाइम रिलीज होता है फाइनल प्रोडक्ट के साथ, वो कैसा होता है? अनचेंज्ड होता है, नो चेंजिंग, नो चेंजेस अकर। ठीक है, जैसे एंजाइम इनिशियल था वैसे ही का वैसे फाइनल निकलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टेप्स के बारे में। द कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम कैन बी डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग स्टेप्स। देखो, कुछ स्टेप्स बता रखे हैं जो अभी हमने पढ़ा ना, ये भी एक टाइप का क्या है, पूरे इसको भी आप स्टेप्स के तौर पे ही बोल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट, द सबस्ट्रेट बाइंड टू एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। सबस्ट्रेट कहाँ जाके बाइंड होते हैं? एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। देखो, एक्टिव साइट क्या होता है, मैंने आज के क्वेश्चन में भी पूछा है एक्टिव साइट क्या होता है। तो मैं अभी एक्टिव साइट अभी नहीं एक्सप्लेन करूंगी, वैसे ही कि सबको पता होगा एक्टिव साइट क्या होता है, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में अच्छे से डिटेल में बताया था। बट मैं वापस एक्टिव साइट आज की क्लास में अभी नहीं करूंगी, जब मैं ये क्वेश्चन बॉक्स के आंसर रिवील करूंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि एक्टिव साइट होता क्या है। ठीक है, और जिसको पता है वेरी वेल डन। ठीक है, एक्टिव साइट क्या होता है? फिटिंग इनटू एक्टिव साइट। क्या कह रहा है? पहले सबस्ट्रेट जाके एंजाइम की एक्टिव साइट पे फिट हो जाता है। द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट induce the enzyme to alter its shape and fitting more tightly around the substrate. क्या होता है? अब एक बार जाके सबस्ट्रेट बाइंड हो गया, अब एंजाइम क्या करेगा? एंजाइम अपने अंदर थोड़े से चेंजेस लेके आएगा। चेंजेस कैसे लेके आएगा? ताकि वो सबस्ट्रेट के साथ और टाइट बॉन्ड बना पाए। मान लो मेरा ये एंजाइम था ऐसे, एक सेकेंड, मैं इसको पहले सबस्ट्रेट बना लेती हूँ, फिर मैं आपको एक अलग कलर से एंजाइम बना के शो करती हूँ। जैसे मैंने कल भी इन सेम कलर्स का यूज करा था। ठीक है, ये मेरा मान लो एंजाइम है, उन्होंने क्या बोला है कि सबस्ट्रेट जाके एंजाइम की एक्टिव साइट पे जाके बाइंड कर गया।
डन। अब नेक्स्ट प्रोसेस पे जाके बात करते हैं। जो सेकंड पार्ट पढ़ा हमने, सेकंड पार्ट में हमने क्या पढ़ा एक्चुअली, एक सेकेंड मैं इसको सबस्ट्रेट को यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। ओके डन, अभी हो गया हमारा। ये क्या कह रहा है, पहले ये सबस्ट्रेट था, यहाँ पे ये एंजाइम था, दोनों जाके क्या बना, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, ईएस कॉम्प्लेक्स बन गया एक टाइप से ये। अब उन्होंने बोला कि सेकेंड पॉइंट में कि सबस्ट्रेट जब जाके बाइंड करेगा ना तो एंजाइम में हल्के से चेंजेस आएंगे। वो चेंजेस क्या आएंगे, ताकि जो सबस्ट्रेट आके बाइंड हुआ है ना ये और टाइटली, इसके बीच का बॉन्ड क्या बन जाए और टाइटली। देखो यहाँ पे एक हल्का सा मैंने इसको स्क्वायर बेसिस पे करा था, यहाँ पे देखो हल्का सा मैंने इसको कर्व के उसमें दिखाया। कर्व के उसमें क्यों, क्योंकि हमारा जो सबस्ट्रेट है वो हल्का सा मैंने स्फेयर के उसमें दिखाया। ये देखो यहाँ पे ये स्फेयर और ये कर्व के उसमें अच्छे से जाके बाइंड हो गया ना। हल्का सा आपको इस वाले पोर्शन में और इस वाले पोर्शन में हल्का सा आपको चेंज दिख रहा होगा ना, वो ही कह रहा है वो। ऐसे ही छोटे से चेंजेस आते हैं ताकि वो सबस्ट्रेट आगे जाके बाइंड हो जाए। ये मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम इसलिए लेके समझा क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है। The active site of enzyme now in close proximity of the substrate breaks the chemical bond of the substrate and new enzyme product complex is formed। क्या बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि ना अभी आपने ये देख लिया कि एंजाइम के साथ वो जाके बाइंड हुआ। अब वो क्या कर रहा है, कुछ बॉन्ड्स सबस्ट्रेट के अंदर क्या होता है, ब्रेक होते हैं उसके केमिकल बॉन्ड्स, और वो जाके न्यू जो अभी ईएस कॉम्प्लेक्स है ना, देखो यहाँ पे शो कर रहा है ना ईपी कॉम्प्लेक्स में चेंज हो गया, तो वो यही कह रहा है कुछ बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और वो आगे जाके एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाता है। फोर्थ वाला पॉइंट पढ़ते हैं, द एंजाइम रिलीज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। वेरी गुड, हमने ये सारे पॉइंट 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, 4 पॉइंट हमने उस सीक्वेंस के थ्रू भी पढ़ लिए थे यहाँ पे जो मेंशन था। यस, द एंजाइम रिलीज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन एंड फ्री एंजाइम। जो एंजाइम अभी रिलीज हुआ ना लास्ट में, फ्री अनचेंज्ड एंजाइम, वो क्या करेगा, फ्री एंजाइम इज रेडी टू बाइंड टू अनदर मॉलिक्यूल ऑफ सबस्ट्रेट एंड रन द कैटालिटिक साइकिल वंस अगेन। अब मेरा ये देखो मैंने यहाँ से करा है, मेरा एंजाइम यहाँ पे फाइनल रिएक्शन में प्रोडक्ट में चेंज हो गया, एक एंजाइम मेरा जैसे इनिशियल था वैसे आके फाइनल में फ्री हो गया। अब मैं क्या करूंगी, ये एंजाइम जो मेरा फ्री हुआ है फाइनल में जाके, ये वापस से किसी और नए सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर जाएगा और वापस से इस साइकिल को वंस अगेन रिपीट करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, कौन कौन से फैक्टर एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं वो पढ़ना है इसमें आज हमको। ठीक है, द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, कल हमने पढ़ा था, कल हमने सिर्फ टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था, आज हम एक दो नई चीजें सीखेंगे। द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम कैन बी अफेक्टेड बाय चेंज इन कंडीशन व्हिच कैन अल्टर द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। हमने कल पढ़ा था टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में, एंजाइम के बारे में पढ़ा था कि टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होता है फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन। तो कह रहे हैं कि कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जो कि टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है, दीज इंड्यूस टेम्परेचर, पीएच, change in substrate concentration or binding of specific chemical that regulate the activity। ये सारे पॉइंट्स जो लिखे हुए हैं ना ये सब आगे भी पढ़ेंगे, टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और ये सब। टेम्परेचर एंड पीएच से स्टार्ट करते हैं। एंजाइम जनरली फंक्शन इज नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच। कहने का मतलब क्या है कि एंजाइम ना हमेशा एक छोटे सा रेंज होता है टेम्परेचर और प्रेशर का, उसी के टेम्परेचर और पीएच का, उसी के अंदर काम करना अपने आप को प्रेफर करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ह्यूज एक यहाँ से स्टार्टिंग से मैंने बोला कि 10 डिग्री सेल्सियस 80 डिग्री सेल्सियस के बीच के किसी भी टेम्परेचर में काम करेंगे, ये क्या हो गया, ह्यूज रेंज ऑफ टेम्परेचर गैप हो गया। नहीं, बहुत एक नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर के गैप के अंदर ही वो काम कर सकते हैं। ठीक है, पीएच क्या होता है, पीएच हमने पढ़ा होता है केमिस्ट्री में, पीएच स्केल के बारे में। पीएच हमें बताते हैं एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल सॉल्यूशंस के बारे में। अगर किसी को नहीं पता तो पीएच अगर 7 से कम है तो वो कैसा सॉल्यूशन होते हैं, 100% मेरे को पता है, मेरे को आधे से ज्यादा बच्चों को पता ही होगा क्या है। अगर पीएच 7 से कम है तो वो क्या होता है, एसिडिक। पीएच 7 है तो वो क्या होता है, न्यूट्रल। और पीएच 7 से ग्रेटर है, 8, 9, 10, 11 ऐसे, तो वो क्या होता है, बेसिक होता है ना। Each enzyme show its highest activity at particular temperature and pH, जिसे हम optimum temperature pH कहते हैं। वो कह रहे कि ना कुछ एंजाइम
हर एंजाइम क्या होते हैं, हर एंजाइम की कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है जहाँ पे वो सबसे हाईएस्ट एक्टिविटी दिखाता है। मान लो मैंने किसी एंजाइम ए की बात कर रही हूँ, मैं एंजाइम ए की स्टडी कर रही हूँ और मेरे को पता है एंजाइम ए ना 35 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस 2-3 डिग्री सेल्सियस ऊपर नीचे करके 35 से 38 के आसपास में ना बहुत ज़्यादा एक्टिविटी शो करता है, अपनी हाईएस्ट एक्टिविटी रेट शो करता है। तो वो क्या हो जाएगा मेरा ऑप्टिमम टेम्परेचर। और मैंने किसी एंजाइम की बात करी कि न्यूट्रल, जब हम इस सॉल्यूशन को न्यूट्रल रखते हैं ना तब सबसे अच्छा एक्टिविटी करता है, कि 7 पे रखते हैं तब अच्छी एक्टिविटी करता है। तो वो क्या हो इसका ऑप्टिमम पीएच। ठीक है, एक्टिविटी डिक्लाइन बोथ अबव एंड बिलो द ऑप्टिमम वैल्यू। एक्टिविटी क्या कह रहा है, ये सिंपल सी बात है, उसके ऑप्टिमम के ऊपर भी अगर आप जाओगे, टेम्परेचर को ऊपर लेके जाओगे तब भी एक्टिविटी डिक्लाइन होगी और नीचे भी लेके जाओगे तब भी एक्टिविटी डिक्लाइन होगी। ठीक है, अगर मैंने 35 बोला है, 35 डिग्री सेल्सियस मैंने टेम्परेचर बोला है उसका ऑप्टिमम, तो अगर मैं उसको 60 पे लेके जाऊंगी तब भी मेरी एक्टिविटी उसकी एंजाइम की एक्टिविटी खराब होगी। अगर मैं उसको 15 पे लेके जाऊंगी तब भी मेरी एंजाइम की एक्टिविटी खराब होगी। लो टेम्परेचर क्या करता है, लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम। जब टेम्परेचर को आप लो लेके चलेंगे, मान लो आपने, मैं 35 बोला, मैंने लो कौन सा बोला, 15 डिग्री, उसमें क्या होएगा, मेरा जो एंजाइम है वो टेम्पररी इनएक्टिव स्टेट में चला जाएगा। इनएक्टिव मतलब वो काम नहीं कर रहा, इनएक्टिव स्टेट में चला गया। ठीक है, बट अगर मैं हाई टेम्परेचर की बात करूंगी, 65 की मैंने बात करी, तो वो क्या करेगा, एंजाइम की एक्टिविटी को ही डिस्ट्रॉय कर देगा। क्योंकि प्रोटीन एक मतलब प्रोटीन इतने हाई टेम्परेचर पे जाके डीनेचर हो जाते हैं ना, उसकी बात कर रहे हैं हम। कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की बात करते हैं। हमने टेम्परेचर एंड पीएच के बारे में पढ़ लिया। अब इसके एक पर पहले मैं आपको ग्राफ बता देती हूँ। एक साइड आपको एंजाइम एक्टिविटी दिख रही होगी, एक साइड आपको पीएच और टेम्परेचर दिख रहा होगा। दोनों के दोनों का आप ये देखोगे, ए और बी ग्राफ बिल्कुल सेम डिट्टो ग्राफ है, बिल्कुल है ना। ये ग्राफ कैसे, एक टाइप को ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पे जाके एक ऐसे ग्राफ है। ये क्या दिखाना चाह रहा है, ये ग्राफ ये दिखाना चाह रहा है कि ये एक ऑप्टिमम रेंज आएगा। जैसे हमने ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच के बारे में पढ़ा था ना, ये हाईएस्ट पॉइंट क्या है, ऑप्टिमम टेम्परेचर या पीएच, उस पर जाके मेरी एंजाइम की एक्टिविटी हाईएस्ट हो जाएगी। उससे अगर लेफ्ट में जाओगे, मतलब उससे अगर कम करोगे, उससे अगर ज़्यादा भी करोगे, तब भी इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो रही है। हमको बहुत अच्छी तरीके से ग्राफ दिखा रहा है, सेम टेम्परेचर और सेम पीएच के लिए। आगे पढ़ते हैं हम किसके बारे में, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के बारे में पढ़ते हैं आगे। क्या है कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट में, विद द इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन द वेलोसिटी ऑफ एंजाइम एक्टिविटी rises at first. The reaction ultimately reaches the maximum velocity. Vmax is not exceed by any further rise in concentration of the substrate. अब देखो ये पूरा पैराग्राफ ना बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। क्या हुआ मेरे पास, मैं ना आपको नंबर के उससे पढ़ाऊंगी, बस ये 2 लाइन बची, एक बार रीड कर लूँ मैं। This is because the enzyme molecule are fewer than the substrate molecule, and after saturation of the molecule, there is no free enzyme molecule to bind the additional substrate molecule. चलो मैं अभी ये बताती हूँ क्या कहना चाह रहा है, ये ग्राफ के थ्रू भी देखते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल लेके चलती हूँ मैं यहाँ पे, कि मेरे पास ना 100 एस कितने हैं, मेरे पास 100 है। सो एस का मतलब सबस्ट्रेट मेरे पास कितने 100, और फिर मेरे पास मैंने क्या लिया, एंजाइम। एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों ही तो मिलके एक साथ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ईएस कॉम्प्लेक्स। फिर वो किस में चेंज हो जाएंगे, ईपी कॉम्प्लेक्स में, और फिर फाइनल में जाके प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा। और मेरे पास एंजाइम कितने हैं, मान लो मेरे पास 50 एंजाइम्स हैं। ठीक है, वो कह रहा है कि पहले इनिशियली मैंने ये दोनों को मिक्स करा, इनिशियली मेरी स्पीड क्या हुई, बढ़ती 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 फाइनल वी मैक्स पे पहुंच गई। वी मैक्स कब पहुंचेगी, जब सारे के सारे एंजाइम मेरे पास थे, ये सारे के सारे एंजाइम कहाँ जाके, सबस्ट्रेट से जाके बाइंड हो गए। इतना मेरे को समझ में आ गया। ठीक है, मेरे पास 50 एंजाइम थे, 50 एंजाइम जाकर सबस्ट्रेट से बाइंड हो गए। स्पीड कम थी, धीरे 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 बढ़ती बढ़ती कहाँ पे पहुंच गई, वी मैक्स पे पहुंच गई। ऐसे देखो ये इंक्रीज करती करती कहाँ पहुंच गई, वी मैक्स पे पहुंच गई। फिर वो बोल रहे कि ना, फिर हो जाएगी जो स्पीड हो जाएगी वो कांस्टेंट हो जाएगी। कांस्टेंट क्यों हो जाएगी स्पीड, क्योंकि देखो 50 एंजाइम थे मेरे, 50 सबस्ट्रेट से बाइंड हो गए, बट स्टिल
यहाँ पे 50 सबस्ट्रेट तो अभी अभी के बच गए ना, जो इससे अभी एंजाइम से बाइंड नहीं हो पाए, 50 मेरे रह गए सबस्ट्रेट। इतना मेरे को अच्छे से समझ में आ गया। अब 50 सबस्ट्रेट को बाइंड करने के मेरे पास एक्स्ट्रा एंजाइम नहीं है, एंजाइम तो मेरे खत्म, जितने बाइंड होने थे वो पहले ही हो गए। अब क्या होएगा, धीरे धीरे एंजाइम एक्टिविटी करेगा, सबस्ट्रेट से ES से EP बनेगा, EP से वापस प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, तब मेरे पास एंजाइम फ्री होके आएंगे। ठीक है, मैंने बोला है कि एक्टिविटी थोड़ी सी हुई, अब मेरे पास कुछ 2-4 एंजाइम फ्री होके आ गए, वो 2-4 एंजाइम आगे जाके 2-4 सबस्ट्रेट से बाइंड करेंगे, फिर 2-4 एंजाइम और जाके फ्री होंगे, फिर वो आगे जाके किसी बचे हुए सबस्ट्रेट से बाइंड करेंगे। तो वो कह रहे हैं कि उसके बाद जाके क्या हो जाती है, कंसंट्रेशन जो ये मेरी वेलोसिटी वो कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट क्यों? क्योंकि हमारे पास धीरे धीरे करके एंजाइम रिलीज होंगे, वो वापस से जाके जो बचे हुए सबस्ट्रेट है उससे बाइंड करेंगी। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज बिकॉज एंजाइम मॉलिक्यूल आर फ्यूअर। एंजाइम मॉलिक्यूल क्या होते हैं, कम होते हैं सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से। इसके लिए आफ्टर सैचुरेशन, सैचुरेशन मतलब जब सारे एंजाइम ना बाइंड हो गए, सैचुरेशन हाईएस्ट पॉइंट पे सारे एंजाइम जाके बाइंड हो गए, सैचुरेशन ऑफ दीज मॉलिक्यूल देयर इज नो फ्री एंजाइम, तो कोई फ्री एंजाइम नहीं बचे कि वो जाके बचे हुए एडिशनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से बाइंड हो जाए, इसलिए। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया अच्छे से। अभी आगे पढ़ते हैं, एक बार मैं इसको इरेज कर दूं। चलो, द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज आल्सो सेंसिटिव to the presence of specific chemical that binds to enzyme when the binding of the chemical। चलो ये बाद में पढ़ती हूँ, मैं एक और चीज बता देती हूँ। यहाँ पे Vmax पढ़ा हमने, क्या होता है Vmax इज योर वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी। Vmax का हाफ क्या है लिखा है यहाँ पे, Vmax/2। ये Vmax/2 के लिए एक वर्ड यूज करा गया है यहाँ पे Km, ये याद रखना। बहुत बार लिखा आ जाता है Vmax/2 इज इक्वल टू, इक्वेशन बना के दे देंगे, तो Km इज योर Vmax/2। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। देखो आगे क्या लिखा है कि कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं ना, एंजाइम कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो एंजाइम्स के साथ जाके बाइंड कर देते हैं, और उस बाइंडिंग की वजह से जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, या तो शट ऑफ बिल्कुल बंद हो जाती है, या वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो उसे क्या बोलते हैं, इनिबिशन प्रोसेस बोलते हैं, इनिबिशन का। और जो केमिकल बाइंड होता है उसे कहते हैं इनिबिटर्स। मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, मैं वापस से आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि मेरे पास एंजाइम था, वो एंजाइम किसी केमिकल, एंजाइम आया और कोई केमिकल आके उससे बाइंड कर गया एंजाइम से, वो एंजाइम क्या करेगा, उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा केमिकल। ठीक है, या तो डिक्रीज कर देगा केमिकल उसकी एंजाइम की एक्टिविटी को, या बिल्कुल एंजाइम को काम करने ही नहीं देगा, शट ऑफ कर देगा उसकी एक्टिविटी को। दो काम कर सकते हैं। उस प्रोसेस को क्या करते हैं हम, इनिबिशन। इनिबिशन वर्ड इनिबिटर, इनिबिशन ये आपने इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सुना होगा। ठीक है, तो प्रोसेस क्या होगा, इनिबिशन, और जो केमिकल यूज हुआ है वो क्या होगा, हमारा इनहिबिटर। ठीक है, when the inhibitor closely resemble the substrate in a molecular structure, देखो अभी क्या होता है, जो आपका इनहिबिटर होता है ना, क्लोजली रिजेंबल द सबस्ट्रेट इन इट्स मोलिकुलर स्ट्रक्चर का मतलब है देखने में बिल्कुल सबस्ट्रेट जैसा होता है अपने मोलिकुलर स्ट्रक्चर में। कैसा होता है, बिल्कुल मोलिकुलर स्ट्रक्चर क्या होएगा उसका, एक टाइप से उसका, मैं एग्जांपल के थ्रू दे दूं, दो इंसान का फेस है, एक अगर इनहिबिटर वो सबस्ट्रेट का क्या है, जुड़वा है, बिल्कुल बहरूपिया टाइप का है, हम देख के पहचान नहीं सकते कि कौन सा सबस्ट्रेट है कौन सा इनहिबिटर है। ठीक है, तो वो क्या करता है, इनहिबिट से, इनहिबिटर का काम है वो एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगा। तो देखो एक बार वापस से मैं इसको रिपीट कर देती हूँ, पहले मैंने अभी आपको सिर्फ इनहिबिटर और सबस्ट्रेट क्लोजली रिसेंबल मैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ये वाली लाइन समझाई थी, मैं एक बार पूरा इसको कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स तक पढ़ के बताती हूँ आपको। When the inhibitor closely resemble the substrate in its molecular structure and inhibits the activity of enzyme, this is called competitive inhibitor। क्या करेगा, मान लो दो सेम जैसे दिखने वाले बहरूपिया आए, एंजाइम को तो क्या करना है, सबस्ट्रेट से बाइंड करना है, तो एंजाइम की जगह क्या करा, इनहिबिटर ने जाके बाइंड कर लिया सबस्ट्रेट के साथ, सॉरी इनहिबिटर ने जाके बाइंड कर लिया एंजाइम के साथ, तो वो क्या कहलाएगा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव क्यों, वो दोनों एक जैसे थे दिखने में,
सबस्ट्रेट के साथ सॉरी एंजाइम के साथ बाइंड करने के लिए बिल्कुल दोनों की एक्टिविटी सेम थी, बट एक ने क्या करा, कंपटीशन करा सबस्ट्रेट के साथ और जाके एंजाइम की जगह पे बाइंड कर दिया। कंपटीशन कैसे करा, क्योंकि दोनों देखने में बिल्कुल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दोनों का सेम था। ड्यू टू द क्लोज स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी, कैसे करा, क्योंकि उनके स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी क्लोज थी। विद द सबस्ट्रेट द इनहिबिटर competes with the substrate for the substrate binding site of the enzyme। ये क्या कह रहा है, वो जो इनहिबिटर है जो इसका बहरूपी है वो क्या करेगा, कंपटीशन करेगा, compete करेगा कि देखो ये तू असली में सबस्ट्रेट होके जाके बाइंड करता है या मैं इनहिबिटर बहरूपी होके जाके बाइंड करता हूँ। तो इन दोनों के बीच में बाइंडिंग के लिए क्या होएगा, कंपटीशन होएगा। Consequently the substrate cannot bind and as the result enzyme की एक्शन डिक्लाइन। क्या उसकी वजह से क्या हुआ, सबस्ट्रेट जाके बाइंड नहीं हो पाया, ठीक है, और क्या जाके बाइंड हो गया, इनहिबिटर जाके बाइंड हो गया, तो उसकी वजह से एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो क्या हो गई, डिक्लाइन हो गई, मतलब कम हो गई, है ना। एग्जाम्पल पढ़ना, ये एग्जाम्पल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। इसके लिए मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ। इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक, चलो मैं पूरा इसको एक सेकंड, हाँ क्या है, इनहिबिशन ऑफ succinic dehydrogenase by malonate which closely resemble the substrate succinate in structure। किसका इनहिबिशन हो रहा है, इनहिबिशन हो रहा है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज का, किसके थ्रू, देखो मेलोनेट और सक्सिनेट वो क्या है, जो जुड़वा भाई थे ना, मैंने जुड़वा भाई की कहानी बताई थी, इनहिबिटर और सबस्ट्रेट जो देखने में स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी दोनों की सेम जैसी है। तो यहाँ पे सक्सिनेट और मेलोनेट दोनों क्या है, जुड़वा भाई, एक इनहिबिटर है और एक क्या है, सबस्ट्रेट है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज क्या है, एक टाइप का एंजाइम है। एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जा रही है, डिक्लाइन हो रही है, तो इसलिए लिखा है इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज बाय मेलोनेट। अब इनहिबिटर कौन है, मेलोनेट। मेलोनेट किसके जैसे दिखते हैं, सक्सिनेट की तरह, तो उसकी एक्टिविटी को जाके डिक्लाइन कर देता है। मेलोनेट जाके क्या करता है, एंजाइम के एक्टिव साइट पे जाके क्या हो जाता है, अपने आप को जोड़ लेता है, जहाँ पे सबस्ट्रेट बैठना चाहिए था वहां पे उसका इनहिबिटर जाके बैठ गया, ठीक है, राजगद्दी उसने ले ली क्योंकि वो सेम दिखता था। Such a competitive inhibitor are often used in the control of bacterial pathogen। One of the example, other example क्या है, bacterial pathogen, उसमें भी ये काम आता है, ठीक है। अब ये पढ़ते हैं, लास्ट के सिर्फ 2 पार्ट बचे हैं, ठीक है, और ये बहुत इजी है और बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी यहाँ से पूछे जाते हैं क्लासिफिकेशन से, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम से, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या है ये सारा भी पढ़ेंगे, ठीक है। 1000 ऑफ एंजाइम हैव बीन डिस्कवर्ड, हजारों एंजाइम अभी तक डिस्कवर करे गए हैं, आइसोलेट मतलब निकाले गए हैं, उनके बारे में पढ़ा गया है, ठीक है। मोस्ट ऑफ दीज एंजाइम हैव बीन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप, बहुत सारे एंजाइम्स को इनमें से क्या करा है, अलग अलग ग्रुप में क्या कर गया, क्लासिफाई का मतलब बांटना। बेस्ड ऑन टाइप ऑफ रिएक्शन दे कैटेलाइज, किसके बेसिस पे करा है ये सब कुछ काम, कि किस टाइप के रिएक्शन वो कैटेलाइज करते हैं, मतलब किस टाइप के रिएक्शन का रेट वो इंक्रीज करते हैं। एंजाइम्स आर डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि एंजाइम को कितने क्लासेस और कितने सब क्लासेस में डिवाइड करा गया। एंजाइम को 6 क्लास और 4 से 13 सब क्लासेस में क्या करा गया है, डिवाइड करा गया है। क्लासेस 6 क्लासेस और 4 से 13 मतलब 4 to 13 सब क्लासेस में क्या करा गया है, सब क्लासेस में डिवाइड करा गया है अकॉर्डिंगली बाय 4 डिजिट नंबर। उनका नेम किस हिसाब से करे गए, 4 डिजिट नंबर के थ्रू उनका क्या करा गया, नेमिंग करी गई है। आगे पढ़ते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज डिहाइड्रोजिनेज, ये अलग अलग एंजाइम्स की एक्टिविटी के बारे में जो 6 क्लासेस बताई गई है ना, वो 6 क्लासेस है। कौन कौन देखो, 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्लासेस के बारे में भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहली क्लास कौन सी है, ऑक्सीडो रिडक्टेज डिहाइड्रोजिनेज क्लास। इस क्लास में क्या होता है, एंजाइम विच कैटेलाइज ऑक्सीडो रिडक्शन बिटवीन टू सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। देखो 2 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल लिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में पढ़ा है,
अपने केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, 9th 10th में भी पढ़ा जाता है, जिसको हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। रिडॉक्स के बारे में पढ़ा होगा कि एक पार्ट का क्या हो रहा है रिडक्शन और दूसरे पार्ट का क्या होता है ऑक्सीडेशन, तो वही वाला पार्ट है। यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूट मॉलिक्यूल है जिसको हमने एक को S बोला है दूसरे को S डैश बोला है, S रिड्यूस्ड और S डैश ऑक्सीडाइज्ड। आगे जाके रिएक्शन में ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम डालने के बाद क्या हुआ, मेरा जो S था जो रिड्यूस्ड था वो आगे जाके क्या हो गया ऑक्सीडाइज्ड, और जो मेरा S डैश था वो आगे जाके क्या हो गया मेरा रिड्यूस्ड। यह क्या हो गया, इसके नाम से ही पता चल रहा है ना, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम या डिहाइड्रोजिनेस। ट्रांसफरेज की बात करते हैं, एंजाइम कैटेलाइजिंग और ट्रांसफर ऑफ ग्रुप G अदर देन हाइड्रोजन। ग्रुप G क्या हो सकता है अदर देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अलावा आप किसी भी ग्रुप को ले लो, हाइड्रोजन को नहीं ले सकते S के साथ, कि SH नहीं हो सकता। Sg का मतलब अदर देन हाइड्रोजन, आप नाइट्रोजन ले लो, अब ऑक्सीजन ले लो, या आप कोई और कंपाउंड ले लो, तो वो किसके अंडर आ जाएगा ट्रांसफरेज के अंदर, बिटवीन अ पेयर ऑफ सबस्ट्रेट। यहाँ पे मेरे दो सबस्ट्रेट थे, मैं इसका ये जो येलो कलर की बॉक्स है ना उसके अंदर ज्यादा आप डिटेल में लिखने से पहले ये जो एस कलर के ये बॉक्स है येलो कलर के उसके अच्छे से समझो, येलो ऑरेंज कलर की एस जी के साथ अटैच था, ठीक है, और प्लस में एक अदर सबस्ट्रेट था जो क्या था एस डैश। आगे जाके रिएक्शन हुई ट्रांसफरेज एंजाइम के थ्रू, क्या हुआ एस जो पहले जी के साथ बाइंड था वो रिलीज हो गया और एस डैश जी एक नया बॉन्ड बन गया, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस के बारे में क्या है, एंजाइम कैटालाइजिंग हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्ट्रो। एक सेकेंड, एंजाइम क्या है इसमें काम क्या कर रहा है, मतलब ये इसका काम है कि एंजाइम जो है आपका हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर ईथर पेप्टाइड एंड सी कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये कार्बन हैलाइड बॉन्ड या पीएन बॉन्ड, इन सब का हाइड्रोलाइसिस मतलब इन सबको तोड़ने का काम किसका है, किस एंजाइम का है, हाइड्रोलाइसिस एंजाइम का। एस्टर, एस्टर क्या होता है, किसी को अगर केमिस्ट्री नहीं पता तो लिख लो साइड में, ईस्टर होता है COOR। ईथर क्या होता है हमारा ROR। आर यो सी है, आर का मतलब क्या सी, कार्बन की कोई चैन होगी फिर बीच में ऑक्सीजन आ जाएगा फिर दूसरी साइड भी कार्बन की कोई चैन होगी, वो क्या होता है हमारा ईथर होता है, ठीक है, पेप्टाइड और ये सारे आगे के बारे में। उसके बाद हम पढ़ते हैं लाइसिस के बारे में, किसके बारे में, लाइज एंजाइम दैट कैटेलाइज द रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट by mechanism other than hydrolysis leaving double bond। हाइड्रोलिसिस के बारे में भी हमने पढ़ा था, मतलब हाइड्रोलिसिस का मतलब भी हमने बॉन्ड टूटने के बारे में पढ़ा था, तो उसमें क्या है लाइसिस भी क्या है हाइड्रोलिसिस के अलावा ये बॉन्ड तोड़ने वाला ही काम करता है, बट ये क्या करते हैं आगे जाके डबल बॉन्ड में इसको क्या कर देते हैं डबल बॉन्ड में लीव कर देते हैं, डबल बॉन्ड में छोड़ देता है। यहाँ पे देखो कार्बन कार्बन आपको दो बॉन्ड दिख रहे होंगे कार्बन कार्बन के बीच के भी, और एक कार्बन X से बाइंड है एक कार्बन क्या है Y से बाइंड है, दोनों के यहाँ के बीच के, एक बार मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ के बीच के इनके बॉन्ड टूट गए और आगे जाके क्या बना कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड और X और Y के बीच में एक नया बॉन्ड बन गया, ठीक है। आइसोमरेज की बात करते हैं, आइसोमरेज क्या है, एंजाइम इंक्लूड ऑल एंजाइम कैटालाइजिंग इंटरकन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल जियोमेट्रिक पोजीशन आइसोमर। आइसोमर क्या होता है, आइसोमर ना केमिस्ट्री में होते हैं जो वो होते हैं वो जिनका फॉर्मूला सेम होता है, अगर मान लो बोला मैंने C4H10 की बात करी मैंने, C4H10 के एक टाइप का एल्केन है, किसी को बेसिक थोड़ी बहुत केमिस्ट्री आती होगी, एल्केन क्या होता है सारे सिंगल सिंगल बॉन्ड ऑफ कार्बन होते हैं ना बीच में, तो एल्केन कहते हैं। एल्कीन में क्या आ जाता है अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, जैसे अगर ये है ना मेरा कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इसे हम क्या बोलेंगे एल्कीन। अगर सारे कार्बनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वो क्या होगा हमारा एल्केन। और मान लो किसी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया कार्बन कार्बन के बीच में, ये मेरा कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो ये मेरा क्या हो जाएगा एल्काइन। तो ये क्या है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर अलग है, तो वो क्या होगा हमारा आइसोमर होंगे। तो आइसोमरेज का काम क्या है, आइसोमरेज का यही काम है कि वो सारे एंजाइम वो होते हैं इसके अंदर जो कि इंटर कन्वर्जन करते हैं, चेंजेस करते हैं स्ट्रक्चर के बीच में, इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल जियोमेट्रिक पोजिशनल आइसोमर। आइसोमर के कुछ टाइप्स हैं, ये आपको अभी यहाँ पे नहीं स्टडी करने, ये आपको
कुछ अभी काम नहीं आएंगी, केमिस्ट्री में काम आएंगे, बस आप ये याद रखना ना, इस एंजाइम का काम क्या है, इंटर कन्वर्जन करना आइसोमर्स के बीच में। लाइगेज की बात करते हैं। लाइगेज एक एंजाइम है जो कि कैटेलाइज करता है लिंकिंग टुगेदर टू कंपाउंड। लाइगेज का हमेशा, लाइगेज हम ये लाइगेज वाला सबसे इम्पोर्टेंट है अभी इसके हिसाब से देखो कि बहुत पढ़ाया जाता है 12th में भी। लाइगेज का काम क्या होता है कि दो कंपाउंड, किसी भी दो कंपाउंड के बीच में बॉन्ड बनाना, लिंक करना, कि अलग अलग दो कंपाउंड लिए और मैंने उन दोनों को जाके क्या कर लिया, लिंक कर दिया। एग्जाम्पल एंजाइम विच कैटेलाइज जॉइनिंग ऑफ CO, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड बना दिया, दो कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग थे, उन दोनों के बीच का बॉन्ड किसने बना दिया, लाइगेज ने। ऐसे CS, CN, PO एक्सेट्रा बॉन्ड्स। कोफैक्टर्स के बारे में बात करते हैं अभी हम। किसके बारे में, कोफैक्टर्स के बारे में। एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ one or several polypeptide chain. What is polypeptide chain? एक बार याद करो, पॉलीपेप्टाइड मैंने किसको बोला था, पॉलीपेप्टाइड मैंने बोला था आपको प्रोटीन के लिए। तो वो क्या कह रहे हैं कि एंजाइम बने होते हैं कॉम्प्लेक्स वन या सेवरल, बहुत सारी प्रोटीन की चेन से मिलके, ठीक है। हाउएवर देयर आर नंबर ऑफ केसेस इन विच नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट, एंजाइम हमारे प्रोटीन इश्यूज होते हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ बार क्या होते हैं नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब नॉन प्रोटीन पार्ट, जिससे हम कोफैक्टर्स कहते हैं, आर बाउंड टू एंजाइम। वो क्या करते हैं, एंजाइम से जाके क्या कर जाते हैं, बाइंड कर जाते हैं। जैसे हमने इनहिबिटर देखा था ना, पहले हमने इनहिबिटर स्टडी करा था, हमने कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के बारे में आज की क्लास में स्टडी करा था। वो क्या, वो भी जाके एंजाइम से बाइंड कर जाते हैं, बट उसका काम क्या होता है, एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज करना, डिक्लाइन करना, या उसकी एंजाइम की एक्टिविटी को शट ऑफ कर देना। कोफैक्टर्स का काम क्या है, कोफैक्टर नॉन प्रोटीन इश्यूज होते हैं। सबसे पहली बात, कैसे होते हैं नॉन प्रोटीन इश्यूज, प्रोटीन के नहीं बने होते, ये प्रोटीन के क्या कौन बने होते हैं, हमारे एंजाइम्स बने होते हैं प्रोटीन के, ये नॉन प्रोटीन के बने होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, कोफैक्टर। ये क्या करते हैं, एंजाइम से जाके बाइंड कर देते हैं टू मेक द एंजाइम कैटालिटिकली एक्टिव, ये एंजाइम को क्या कर देते हैं, कैटालिटिकली मोर एक्टिव बना देते हैं। In this instance, the protein portion of the enzyme is called apoenzyme. हमारा प्रोटीन पोर्शन को हम क्या बोल रहे हैं, एपोएंजाइम, और जो एक्स्ट्रा बाइंड हो रहा है हमारे साथ उसे क्या बोल रहे हैं हम, कोफैक्टर। 3 काइंड ऑफ कोफैक्टर मे बी आइडेंटिफाइड, 3 टाइप ऑफ कोफैक्टर के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम और मेटल आयन। अब मैं आपको बताती हूँ वापस से एक बार, मैं यहाँ पे एक अलग से, जस्ट अ सेकेंड, यस, क्या लिखूंगी मैं इसके अंदर, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, हम कुछ चीजें ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है, मैं ब्रैकेट में यहाँ पे आपको मेंशन कर देती हूँ, नॉन प्रोटीनिशियस, नॉन प्रोटीन के पार्ट्स हैं। ये क्या करते हैं, आगे जाके किससे बाइंड कर जाते हैं मेरे, एपोएंजाइम। एपोएंजाइम क्या है मेरा, एपोएंजाइम मेरा नॉर्मल एंजाइम वाला पार्ट जो होता है ना मेरा, जिससे जाके वो बाइंड करता है। प्रोटीनिशियस एंजाइम्स जो आते हैं, जिसके बारे में अभी तक हम पूरे क्लास में लास्ट 2 क्लासेस से स्टडी करते आ रहे हैं, वो क्या है, उसको क्या मैंने बोला, एपोएंजाइम। और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, कोफैक्टर प्लस एपोएंजाइम, दोनों मिलके एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं, और इससे हम बोलते हैं होलोएंजाइम। कोफैक्टर प्लस एपोएंजाइम इज कॉल्ड होलोएंजाइम, ठीक है। ये कोफैक्टर एपोएंजाइम, सॉरी, कोफैक्टर कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप के, सबसे पहला प्रोस्थेटिक ग्रुप, दूसरा कोएंजाइम, और तीसरा मेटल आयन। कोफैक्टर और कोएंजाइम के बीच में वो मत करना, अभी हम कोफैक्टर के बारे में बात करें। कोफैक्टर के अंदर ये 3 पार्ट आते हैं, ठीक है। प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में बात करते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स and are distinct from other cofactor in that they are tightly bound to apoenzyme. देखो प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में हम अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होते हैं ना, वो
अपने दोनों बच्चों के कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से हैं, मेरे कोएंजाइम और मेटल आयन से कैसे डिफरेंट है। ये करते हैं प्रोस्थेटिक एंजाइम, क्या काम करते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप का मतलब ये जाके टाइटली बाउंड करते हैं। अगर कहीं पे है ना ये वर्ड जो मैंने अभी आपको हाईलाइट कर रखा है, आई टाइटली बाउंड टू एंजाइम, ये वन ऑफ द क्वेश्चन बनाने में काम आता है जब डिस्टिंग्विश करने को बोलते हैं ना प्रोस्थेटिक ग्रुप कोएंजाइम और मेटल आयन में, ये वाली लाइन यूज होती है। एग्जाम्पल के लिए पर ऑक्सीडेज कैटालेज, दो एग्जाम्पल याद रखो, विच कैटेलाइज द ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड का क्या होता है आपका H2O2, H2O2 होता है ना, उसे हम हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलते हैं। वो क्या करेगा, विच कैटेलाइज द ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। वाटर क्या होता है आपका H2O मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन क्या होगा O2 मॉलिक्यूल। ये एंजाइम काम आते हैं वहाँ पे परऑक्सीडेज और कैटेलिस। हीम इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप, हीम ऑल्सो क्या है प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप कहाँ जाके बाइंड होते हैं, टाइटली बाइंड होते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम। कुछ नहीं, आपको ये दो एंजाइम, दो तीन एग्जांपल याद रखने हैं, ठीक है। परऑक्सीडेज कैटेलिस का काम आएंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन करने के। को एंजाइम पढ़ते हैं और फिर मेटल आयन के बारे में पढ़ेंगे और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट। कोएंजाइम क्या होते हैं बेटा, कोएंजाइम होते हैं आर आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड बट देयर एसोसिएशन विद द एपोएंजाइम इज ओनली ट्रांजिएंट। कोएंजाइम क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, सबसे पहले ये बात याद रखना। कोएंजाइम कैसे होते हैं, ऑर्गेनिक। जैसे मैंने बोला था ना कि टाइटली बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि डिस्टिंग्विश यहीं से करा जाता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोएंजाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और एक और पार्ट है कि ये जो ये इनके साथ बाइंडिंग होती है ना एपोएंजाइम के होते नॉर्मल एंजाइम वाले पार्ट, वो कैसी होती है, ट्रांजिएंट, मतलब बहुत छोटे समय के लिए होती है, बाइंड हुआ फिर रिलीज हो गया, शॉर्ट ड्यूरेशन वाली होती है, यूजुअली अकरिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैटालाइजिंग। अगर मेरा एंजाइम फ्री है ना तब उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो कब जाके को एंजाइम मेरा कब जाके बाइंड करेगा, वो तभी मेरा बाइंड करेगा तब एंजाइम अपनी कुछ एक्टिविटी शो कर रहा है, वो अपने कैटेलाइज करने की एक्टिविटी को जब शो करता है। फर्दरमोर कोएंजाइम इज सर्व एज कोफैक्टर इन नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम कैटालिस रिएक्शन। बहुत सारे रिएक्शन में काम आता है ये। कौन कौन सी रिएक्शन, द एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट ऑफ मेनी कोएंजाइम आर विटामिन। कोएंजाइम के एसेंशियल कंपोनेंट क्या है, विटामिन्स। विटामिन्स मिनरल्स के बारे में हम पढ़ते हैं ना, न्यूट्रिशन में बहुत एसेंशियल होते हैं, उसमें से विटामिन्स क्या होते हैं हमारे, कोएंजाइम होते हैं। कोएंजाइम निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड NADP कंटेन विटामिन नियासिन। ये वाला एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल ना तीनों के बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों के एग्जाम्पल से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। जैसे मैंने यहाँ से पूछे, यहाँ से यूजुअली आपका 6 क्लासेस और 4 to 13 सब क्लासेस के बारे में पूछा जाता है, एक दो इसमें से कोई पूछ लिया जाएगा। और इसमें से क्या होता है, इसमें से या तो एक दो इसकी लाइन दे देंगे या इसके मेनली एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है। सबसे पहले विटामिन्स होते हैं, फिर NAD और NADP में कौन सा एंजाइम होता है, कौन सा विटामिन होता है, नियासिन, ये नाइसिन कह सकते हैं इसे, ठीक है। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने क्या प्रोस्थेटिक ग्रुप पढ़ लिया, हमने कोएंजाइम पढ़ लिया, अब हमारे पास क्या बचता है, मेटल आयन। A number of enzyme require metal ion। बहुत से एंजाइम को किसकी रिक्वायरमेंट होती है, मेटल आयन की, फॉर देयर एक्टिविटी, अपनी एक्टिविटी शो करने के लिए, जिसमें इनको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाना पड़ता है। देखो अलग अलग बॉन्ड के बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बताया। ऐसे ही क्या होता है, एक टाइप ऑफ बॉन्ड होता है जिसे हम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हैं। उस जब हमको कोई एक्टिविटी करनी होती है एंजाइम को जिसमें उसको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाना होता है, तो उसमें क्या यूज करता है, वो मेटल आयन का यूज करता है, विद द साइड चेन एट द एक्टिव साइड एंड एट द सेम टाइम फ्रॉम वन और मोर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद द सबस्ट्रेट। कुछ नहीं है यार, ये वन ऑफ मोर, जैसे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बारे में बोला, वो यही कह रहे हैं कि अगर उसको एक से ज्यादा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे हैं तो उसमें सबस्ट्रेट के साथ, तो भी ये मेटल आयन का क्या होता है, यूज होता है। एग्जाम्पल क्या है, जिंक क्या करता है, कोफैक्टर की तरह सर्व करता है। कोफैक्टर क्या होएगा, कोफैक्टर इज द टॉप मोस्ट थिंग, कोफैक्टर के अंदर ही हम तीनों चीजें पढ़ रहे हैं। जिंक क्या करेगा, कोफैक्टर की तरह सर्व करेगा, किसमें, प्रोटीलिटिक एंजाइम कार्बोक्सिलेज पेप्टाइडेज। क्या काम, ये एंजाइम का नाम दे रखा है एक टाइप से, आप ये याद रखना। जिंक कहाँ काम याद आता है, प्रोटीलिटिक एंजाइम कार्बो
कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, इसमें कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट व्हेन कोफैक्टर इज रिमूव्ड फ्रॉम एंजाइम। अभी ये क्या कह रहा है कि कैटालिटिक पावर मतलब एंजाइम की रिएक्शन को रेट को इंक्रीज करने की पावर क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी। कब लूज हो जाएगी, अगर उसमें से आपने कोफैक्टर को रिमूव कर दिया तो। which testify that they play a crucial role in catalytic activity of enzyme, जो क्या शो करता है हमें कि ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम में। हमने तीनों चीजें पढ़ी, तीनों चीजों में ना आपको इसके एग्जांपल्स आपको याद रखने ही पड़ेंगे। इसके एग्जांपल को हम ऐसे एक्सप्लेन करने में कुछ ज्यादा नहीं है, आपको याद करने वाली चीजें यहाँ पे कंटेंट आपको आज क्लास में बहुत मिलेगा, ठीक है। हाँ, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के बारे में पढ़ा, इसकी एग्जांपल हमने देखी, ठीक है। उससे ऊपर वाला जो मेरे को ना आपको मैं ये बताती हूँ, आपको सिर्फ ये वाला पैराग्राफ और मेनली आपको कोफैक्टर वाला पैराग्राफ यही याद करना है, उससे ऊपर आपको कुछ नहीं याद करना। टेम्परेचर, पीएच, ये सब आपको बेसिकली 100% मेरे को पता है, आज की क्लास में याद हो गया होगा। क्वेश्चन बॉक्स से तीनों क्वेश्चन आंसर करते हैं। एक्टिव साइट क्या होता है, यूजुअली ये देखो, ये जो पॉकेट सी आपको दिख रही है यहाँ पे, यही आपका एक्टिव साइट, जिसे हम यहाँ से क्या एक्टिव साइट को और दूसरे क्या नाम से बुलाते हैं, पॉकेट या क्लेफ्ट, है ना। कौन से नाम से, पॉकेट या क्लेफ्ट। यहीं पे जाके एक्टिव साइट पे ही जाके सबस्ट्रेट आपका बाइंड होता है। रेट क्या होता है, रेट होता है कि आपका प्रोडक्ट कितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ पर यूनिट टाइम, ठीक है। कितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, अगर प्रोडक्ट ज्यादा फॉर्म हो रहा है कम टाइम में तो उसका रेट ज्यादा है। मैंने एग्जांपल के थ्रू भी बताया था कि अगर कोई चीज 100 मॉलिक्यूल्स या 100 कोई प्रोडक्ट आपके 10-20 सेकेंड के अंदर बन रहे हैं तो उसका रेट ज्यादा है, या इन कंपैरिजन टू 100 प्रोडक्ट आपके 1 घंटे में जाके बन रहे हैं, ठीक है। तो रेट क्या होता है, प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, ठीक है। व्हाट हैपन टू एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी होता है इज अ गैप बिटवीन एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट एंड ट्रांजिशन स्टेट के बीच की एनर्जी गैप को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अगर एंजाइम आता है तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, हमारी डिक्रीज हो जाती है, कम एनर्जी में ही ट्रांजिशन स्टेट तक सबस्ट्रेट पहुंच जाता है, और अगर एंजाइम ना हो तो ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ती है। ये देखो, ये वाला पैराग्राफ नहीं, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, सबस्ट्रेट और ट्रांजिशन स्टेट के बीच में विद एंजाइम और विदाउट एंजाइम के बीच का एनर्जी गैप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। आज की क्लास के तीनों क्वेश्चन हमने करके आज की क्लास अच्छे से करी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज आपका बायोमोलिक्यूल चैप्टर कंप्लीट हो गया अच्छे से, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड एफर्ट्स। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। अच्छे से आप ये बायोमोलिक्यूल्स को जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक बार रिपीट करके एक बार छोटे मोटे इसके नोट्स बना लेना, या अपने नोट्स कॉपी के बुक के एनसीईआरटी के साइड में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर लेना। बाय बाय।